आज की कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा और बीच में छोड़कर मत जाना। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और आज की एक कहानी चेतन की है। ये कौन है चेतन, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको, एक मिनट, मैंने आपसे ये नहीं कहा ना कि अगर आपको कहानी पसंद आती है तो आपको लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है, कमेंट में लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। नहीं बोला था ना, चलो अब बोल देता हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। आप आते हो, देखते हो, चले जाते हो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब कुछ कमी सी रह गई, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव, तो सुझाव के लिए हम हमेशा मतलब सुनने के लिए तैयार रहते हैं। तो जो भी आपका फीडबैक है, जो आप मुझसे कहना चाहते हैं, मुझे इंस्टा पर या यहाँ कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर मैसेज करके सीधा सीधा बता सकते हो। भूत प्रेत आत्माएं होती नहीं है, जब तक तो नहीं होती जब तक वो चाहे ना, और जब चाहती हैं तो सिर्फ वही वो दिखती हैं। फिलहाल अभी इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूं। जय भोलेनाथ। चलो आज के मैं किरदारों से आपको मिलवा देता हूं। एक मिडिल क्लास फैमिली है, साधारण से लोग, छोटा सा प्यारा सा परिवार, पापा की सरकारी नौकरी, और जो माता हैं इन्हें होम डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा शौक है। मतलब ये बाज़ार से चीज़ खरीद कर घर में डेकोरेट करती ही नहीं है, इन्हें अपने हाथों से बनाई चीज़ें बहुत पसंद है। कोई चीज़ भी ना घर से बेकार बाहर नहीं जानी चाहिए। बड़ा अजीब सा इनका शौक है। लेकिन हाँ, बखूबी घर सुंदर सजा लेती हैं। हाँ, बहुत सुंदर घर सजाती हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, जब आप कोई डेकोरेशन करते हो ना, तो ये किसी शक्ति को इनविटेशन ना चला जाए। थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि घर में आप किसी तरह की कलाकारी करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, कोई निशान बनाते हैं या कोई पेंटिंग भी बनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये किसी तरह का कोई सिंबल नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई निमंत्रण नहीं होना चाहिए किसी भी तरह की नेगेटिव शक्तियों के लिए। आपको मैं कुछ नंबर्स बताऊं अगर, तो आप यकीन करोगे कि हाँ, ये डरावने नंबरों में आते हैं। मतलब इन्हें कोई पसंद नहीं करता है नंबरों को लेना। और बहुत से लोग सोचेंगे कि मैं शायद यहाँ पर नंबर 13 के बारे में, 23, 33 या 89 इनके बोल रहा हूँ। अरे आपको शायद पता ही नहीं है। मैं कुछ नंबर आपको ऐसे बता सकता हूँ कि जिनको आप पूरे दिन में कुछ बार रिपीट करेंगे तो आपको बेचैनी सी होने लग जाएगी। आपका अभी तक जैसे पढ़ाई में बहुत मन करता है ना, तो पढ़ाई पर फोकस थोड़ा सा कम हो जाएगा। और ये मैं कोई अपने आप को प्रूफ नहीं करना चाह रहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि हाँ, इन नंबरों के पीछे भी बहुत राज होते हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ये नंबर से आइडिया लगा देते हैं। और आपने एक चीज़ और सुनी होगी कि कुछ ऐसे भी वैद्य हैं, मैं वैद्य ही बोलूँगा, डॉक्टर नहीं बोलूँगा, जो कि नब्ज़ पकड़कर आपकी बीमारी बता सकते हैं। मतलब आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं कि आपको खांसी है, बुखार है, जुकाम है, आप क्यों आए हो। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस वहाँ जाकर बैठोगे, आपके नब्ज़ पकड़ेंगे और बता देंगे क्या समस्या है, और नहीं भी बताएंगे आपको दवाई दे देंगे और आप ठीक। इसको कहते हैं असली वैद्य। बड़े बड़े डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट के बाद कुछ जो बताते हैं, ये कलाई पकड़ के ही बता देते हैं। ऐसे लोग भी पृथ्वी पर हुए हैं और हैं, आज भी हैं। हाँ, कुछ पर तो ईश्वर का हाथ है। एक को तो शायद आप जानते ही होंगे, जो गुरुजी जयपुर में है, जो बालाजी की चौकी लगती है, सुना है आपने? अब ये मत कहना कि उनके बारे में आपको नहीं पता। 4 बजे से लाइन लगती है उनके लिए, सुबह 4 बजे से दूर दूर से आते हैं लोग। उनके बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा फिलहाल कहानी पर। और मैं कहानी से कितना इधर उधर निकल गया था अभी, है ना। कहानी के किरदारों से मिलवाता हूँ। पहला, बड़ा बेटा नाम संदीप, छोटा बेटा मयूर और बेटी रीमा। ये सब बड़े बड़े बच्चे हैं।
और जो पिताजी हैं सरकारी नौकरी में हैं, इनका ट्रांसफ़र होता रहता है, तो इन्होंने एक तरह से पूरा भारत भ्रमण कर ही रखा है। और जो माता हैं ये होम डेकोरेशन बेहतरीन करती हैं और ये ऐसी ऐसी चीज़ों से कलाकारी करके घर को सुंदर बनाती हैं जिसको आप और हम कभी डस्टबिन में या कभी बाहर फेंकना उचित समझते हैं, लेकिन ये घर से कोई भी चीज़ बाहर बेकार में नहीं जाने देती। अगर कोई कप प्लेट भी टूट जाता है ना, तो उसका भी कोई डिज़ाइन बना के किसी तरह से चिपका के या पता नहीं क्या करके उसे बड़ा बेहतरीन सा सुंदर सा लुक दे देती हैं, दीवार पर चिपका देती हैं, ना जाने क्या बनाती हैं और वास्तव में अच्छा बनाती हैं। और आपको एक और कमाल की बात बताऊं, इनके कुछ रिलेटिव्स आते हैं, कुछ फ्रेंड्स वगैरह आते हैं ना जब घर पर, और उन्हें वो चीज़ पसंद आती है तो ये उन्हें भेंट कर देती है, गिफ्ट दे देती हैं और कभी कभी उसके पैसे भी मिल जाते हैं। तो अब इनके दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना मैं लोगों के लिए अच्छे अच्छे इस तरह से मतलब डेकोरेटिव पीस वगैरह बनाऊं, कुछ अच्छी डेकोरेशन के लिए। तो डैडी ने कहा कि अब तुम्हारे को ये बिजनेस नया दिमाग में इस उम्र में आया, जाके बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब हम दोनों को तो भाई तीर्थ स्थल की यात्रा करनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि जी ऐसा है, बुजुर्ग तो आप लग रहे हो पहली बात, और हकीकत में मतलब मेरे से तो किसी ने एक बार ये पूछा था कि आपके हस्बैंड कहीं क्या टूर पर रहते हैं, आप हमेशा पिताजी के साथ दिखती हैं, वो आपके पापा जी हैं। अब यहाँ दोनों बेटे और जो बिटिया है वो हंस रही हैं कि आज मम्मी पापा की ये जो आपस में नोक झोंक चल रही है बड़ी मज़ेदार है। मम्मी बिजनेस की कह रही हैं और डैडी मतलब उन्हें उम्र बता रहे हैं। भाई पहली बात तो ये कि आप महिला से उनके उम्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप में तो बहुत जिगर है भाई। लेकिन यहाँ बात एक तरह से हाँ में बदल गई। उन्होंने भी कहा कि चल तेरा जो मन है तू कर, और किसी तरह की मदद चाहिए हो तो बताती हो। ये हस्बैंड ने अपनी वाइफ से कहा है। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे मदद के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। एक मुझे बड़ा स्केल चाहिए जिससे मैं मतलब अच्छे से बड़े बड़े पीस जो मुझे थर्माकोल के बनाने होते हैं वो मैं अच्छे से बना पाऊँ, कटिंग कर पाऊँ, और बहुत कुछ लिस्ट है उसकी लंबी सी। तो हस्बैंड ने वो पर्चा लिया और अपनी गुड़िया को मतलब अपनी बिटिया को दे दिया, जा बाजार से फटाफट सामान लेके आ। मैं क्यों लेके आऊँगी, भैया को भेजो। अरे वो काम कर रहा है और देख वो बेचारा पूरे दिन ढूंढता रहता, उसे नौकरी नहीं मिल रही है, अब ऐसे में से पर्चा दे दूं, ये बेचारा कहाँ जाएगा। अब फिर से सारे लोग हंसने लगे कि पापा आप मुझे नौकरी का ताना ना दो, मैं सच में कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कभी कंपनी को मैं पसंद नहीं, कभी मुझे कंपनी पसंद नहीं। उन्होंने कहा बेटा तेरी जन्मपत्री में लिखा भी ऐसा ही था, ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन किसी बात को इस तरह से मजाक में नहीं लेना चाहिए कि तेरी जन्मपत्री में ऐसा लिखा था। अभी सुनो ज़रा, छोटा वाला भाई क्या बोलता है कि ला पर्चा मुझे दे दे, मैं चला जाऊँगा। भैया एक काम करो, मुझे थोड़ी सी देर के लिए स्कूटी चलाने को मिल जाएगी, तुम भी चलो मैं भी चल रही हूँ। ये जो गुड़िया है ना इसको स्कूटी मिलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पहली बात तो ये अभी सीख रही है और ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो सही भी है। तो जब तक आ नहीं जाएगी जब तक उसे स्कूटी नहीं मिलती है। लेकिन जिन्हें इस तरह से चलानी चीज़ें नहीं आती हैं उन्हें थोड़ी देर के लिए भी कोई चीज़ मिलती है तो बड़ा मज़ा आता है कि हमें थोड़ी देर को स्कूटी मिल गई चलाने को, थोड़ी देर के लिए बाइक मिल गई चलाने को। तो यहाँ छोटे वाले भाई ने ये कह दिया कि चल ठीक है हम दोनों चलते हैं, थोड़ा दूर से सामान ले आएंगे, थोड़ा तेरे को ज़्यादा चलाने को मिल जाएगा। अब ये घर से बाहर गए हैं तो इनके स्कूटी के पास में जस्ट सामने किसी ने कुछ करके रखा हुआ है। आप समझ गए या पूरा तरीके से समझाऊं कि क्या है? जस्ट इनके स्कूटर के टायर के बिल्कुल नज़दीक, जो कि इन्हीं के लिए रखा गया था कि स्कूटर जब स्टैंड से उतारा जाएगा, मतलब ये जो स्कूटी है, और जब वो चलेगा तो पार्क करना नॉर्मल ही है। भाई की नज़र पड़ गई उस पर। भाई ने अपनी गुड़िया से मतलब अपनी बहना से कहा कि एक काम कर, मैं तुझे स्कूटी सुबह सिखाऊंगा, अभी तू अंदर जा। क्यों? अरे मुझे कुछ सामान भी देखना है, तू पर्ची मुझे दे दे, तू जा। इसको साफ सीधे शब्दों में एक बात बोलूं, इसको कहते हैं बला अपने सिर पर लेना। कलेजे का टुकड़ा होती है बहन, और जिस चीज को ये देख चुका मन में इसके बहुत सारी बातें आ गई थी।
अपनी बहन को नहीं आने दिया इसने आगे। बहना को भी पता नहीं है कि मुझे क्यों भेजा गया है, लेकिन बस ये मानो कि भैया की बात का ये सम्मान करती है। हाँ, वो अलग बात है, घर में लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन जब भैया कुछ कह रहा है तो उस बात का कोई मतलब तो है। उनका बहुत रिस्पेक्ट करती है। और बड़े वाले से तो ये मानो कि ये दोनों इतनी बात नहीं करते, लेकिन आपस में इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, एक दूसरे को सब कुछ बताते हैं। अब इसने स्कूटर को आगे ना करके थोड़ा सा पीछे करके साइड से निकाल कर चला गया, लेकिन जब जा रहा था तो टायर तो उस पे से नहीं निकला, लेकिन फ्रेम जो होता है स्कूटर का जिस पर आप पैर रखते हो, ये उस पर से ही निकला है। अब एकदम से खेल तो नहीं होते हैं, थोड़ा वक्त लगता है। जिसने किया है उसे कोशिश करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, और जिसके लिए किया है अगर वो ही हो तो कोशिश कम करनी पड़ती है, खेल जल्दी हो जाते हैं। अब ये गया है, सारा सामान लेकर आया है, तो वो घर के सामने जो था वो इसके दिमाग में चलता रहा। जब घर पहुंचा है तो वो नहीं है। मोबाइल की रोशनी में कोशिश करता है ढूंढने की, कहीं इधर उधर हो, किसी का पैर लगा हो और घर पर जाकर मुझे बताना है। कहीं भी नहीं दिखा। तभी एक आंटी आई और वो कहती हैं कि बेटा कुछ खो गया क्या, क्या ढूंढ रहा है? और इतनी लाइट जल तो रही है, मोबाइल से क्या? नहीं मैं आंटी, एक मेरा सिक्का गिर गया था, बहुत ख़ास सिक्का है। सिक्का गिर गया था? अब बेटा यहाँ सिक्का कहाँ मिलेगा? सुबह देख लियो, अगर यहीं मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अब तो खो गया। अब आंटी भी आगे चली गई, ये भी अपने घर आ गया, सारा सामान लेकर आया। तो मम्मी ने सामान चेक किया, जिसमें से 3 चीज़ें इन्होंने मंगाई ही नहीं थी। ये गोला क्यों लेकर आया है? मम्मी आपने जो लिस्ट दी थी वो मेरी लिस्ट पढ़ ले, उसमें मैंने गोला लिखा है क्या? क्यों लेकर आया नारियल? अच्छा, उसने किसी और का सामान रख दिया होगा, ठीक है। और ये सिंदूर की डिब्बी, बहुत अच्छे। क्या ला रहा है तू? कहाँ क्या है ये? मैंने क्या लिखकर भेजा था और क्या लेकर आ रहा है? और तीसरा ये लेके आया था एक छोटी सी कैंची, बहुत छोटी सी। मम्मी ने कहा तीनों चीज वापस करके आ। हाँ मैं वापस कर दूंगा, लेकिन अभी भूख लग रही है, पहले सब खाना खा लेते हैं। वो लाला जी की दुकान तो बहुत देर तक खुलती है, आप पहले खाना लगा लो। सबने कहा चलो ठीक है। अब ये खाना खाने के लिए, जिसने कहा था कि मुझे तेज भूख लग रही है, डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है। सब लोगों ने खाना शुरू कर दिया, इसका अभी खाना नहीं शुरू हुआ। ये बस रोटी को देख रहा है और दोनों हाथ इसके नीचे हैं। ध्यान से सुनिएगा अब मैं जो बताने वाला हूं। ये रोटी के पास तक आया है और रोटी को सूंघ रहा है। पहले तो बड़ा ये मजाकिया लगा देखने में, अरे रोटी को क्या सूंघ रहा है। और उसके बाद बिना हाथ लगाए रोटी को मुंह से उठाया है, ठीक है। और फिर उसके बाद दोनों हाथ से रोटी को पकड़ी है। पहली बात, इस तरह से रोटी खाता कोई नहीं है, ये अभी शुरुआत हो रही है। दोनों हाथ से रोटी पकड़ रखी है इसने और आराम से खा रहा है। ना सब्जी का इस्तेमाल, ना अचार का इस्तेमाल, ना कुछ भी। दोनों हाथ से रोटी मतलब फुल्का पकड़ रखा है और खा रहा है। माँ ने पूछा कि ये कौन सा नया तरीका है तेरे खाना खाने का? कोई जवाब नहीं। इसने हल्की सी अपनी जो चेयर है वो अपने पिता की तरफ सरकाई है। इनके घर में जो सबसे बड़े नास्तिक हैं वो यही भाई साहब हैं, इनके पिताजी। मंदिर जाती है ना जब ये पूरी फैमिली, तो ये बाहर खड़े रहते हैं। हाँ तुम हो आओ, मैं बाहर खड़ा हूं। भाई किस बात का घमंड है? ईश्वर को तुम धन्यवाद भी नहीं कर सकते कि ईश्वर तुमने हमें सक्षम बनाया, उसका धन्यवाद, प्रभु हमारी रक्षा करना। बिल्कुल पापा के नजदीक आकर बोलता है, मुझे कुछ बताना है, मुझे कुछ बताना है। इनमें से किसी को नहीं बताऊंगी, मैं तुझे बताऊंगी। पहली इस हरकत से ही ये मानो बड़ा भाई कुछ समझ गया। बड़े भाई को ये 3-4 दिन से
मतलब इनके यार दोस्त जो हैं वो इस बारे में कुछ बता रहे थे कि हमारे कॉलोनी में न जाने इस तरह का कोई कुछ कर रहा है कहीं बाहर से आके, हमारी कॉलोनी का तो कोई है नहीं है। तो आए दिन सुनने को मिल रहा था। इसने छुट्टे क्या कहा कि छोटे तू गया कौन सी दुकान पर था? गुड़िया बाहर जब गए थे कुछ हुआ था क्या? नहीं, मैं भैया के साथ स्कूटी चलाने के लिए बोल रही थी, मैं बाहर तक गई हूँ, जैसे स्कूटी पर बैठने वाले थे मैं बैठने वाली थी, मुझे कह दिया कि तू अंदर जा। अब ये जो बड़ा वाला भाई है ना, इसके दिमाग में तो यही है कि शायद हो सकता है कि मेरे भाई ने भी ये सारी बातें सुनी है और यहाँ पर ये अभी हम सबके सामने ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है। माँ ने उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि किस तरह से बात हो रही है, क्या हो रहा है। वो अपना खाना खाने में व्यस्त हैं क्योंकि उन्हें तो भैया कल डेकोरेशन करनी है। उनके दिमाग में कुछ एक बहुत बढ़िया प्लान चल रहा है जो कि एक नया डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। और जो गुड़िया है ये बस भाइयों की बात का जवाब दे रही है। इसने रोटी को फटाफट से, क्योंकि ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते, फटाफट से एक ही हाथ से, मतलब उसे पूरा गोल मोल करके जैसे लोई होती है उस तरह से बनाकर पूरी एक बार में खाई और वहाँ से चला गया। भाई ने कहा मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दे। इसने रुककर भाई को इतनी बुरी तरीके से घूरना शुरू कर दिया जैसे कि होता ना कि बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, हमें तेरे से बात ही नहीं करनी। और क्यों नहीं करनी पता है? एक तो ये जो लड़का है इसके हाथ में 2 धागे बंधे हुए हैं, एक तो भैरव बाबा का है और एक बालाजी का। तो ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है इसे, बहुत बुरा लग रहा है। जो छोटा वाला लड़का है ना, इसके हाथ में भी धागा था लेकिन वो खुल चुका है। मैंने बताया ना एक छोटी सी कैंची भी थी इस सामान में। जब इसे ये नहीं पता चला कि इस सामान में ये 3 चीज़ें आ कहाँ से गईं, तो इसे ये कैसे पता चल जाएगा कि उसी छोटी कैंची से वो धागा कट भी चुका था। ऐसा हुआ होगा, ठीक है। ये जब मुझे कहानी बताई है तो उन्होंने भी यही चीज़ बोली थी कि ऐसा हुआ होगा, और वैसा ही मैं बता रहा हूँ। अब ये छोटा वाला है, ये जाकर अपने कमरे में मतलब बंद कर लेता है अपने आप को, और किसी से कोई मतलब नहीं, सब लोग नॉर्मल हैं, किसी को भी बिल्कुल भी नहीं लग रहा, और लगता भी कैसे, और ऐसा होता भी नहीं है कि घर में किसी तरह की किसी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है। लेकिन बड़ा भाई चिंतित है। उसने क्या कहा, गुड़िया एक काम कर, तू आज मेरे कमरे में सो जा, मैं छोटे वाले के साथ जरा मुझे कुछ देर तक बात करनी है। वरना बड़े वाले का जो कमरा था वो एक अलग है, ठीक है, और इन दोनों का जो भाई बहन है ये बराबर सी उम्र के, इनका एक बड़ा कमरा था, ठीक है। भैया लेकिन आपके कमरे में देखना चारों तरफ तो आपने बुक्स कर रखी हैं, टीवी भी नहीं है, मैं क्या करूँगी? कोई बात नहीं, इतनी देर तू फ़ोन देख लियो। चलो जी, भाई की बात मान ली। बड़े वाले भाई से तो वैसे भी थोड़ा सा कम ही बात होती है। बड़ा भाई गया, उसने दरवाज़ा खटखटाया। छोटे दरवाज़ा खोल। रोहित जा यहाँ से। नहीं, क्या नाम था इसका? संदीप। संदीप ही नाम था लड़के का। संदीप दरवाजे से हट जा और जा यहाँ से। अच्छा, बड़े वाले का नाम संदीप ही रखा था मैंने, क्योंकि मैं जब नाम चेंज करके कहानी सुनाता हूँ तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। चलो अब से अगर मैंने संदीप की जगह रोहित भी बोल दिया होगा, बड़े वाले के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अब से संदीप ही नाम है इसका, ठीक है। वरना मेरे पास मैसेज आ जाते हैं कि कहानी में तूने नाम बदल दिया, तूने ये बताया, तूने वो बताया। ठीक है, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं और मैं अगर मिस्टेक करता हूँ आप मुझे बताते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब मेरे पास ये कहा जाता है ना मैसेज में कि आप हमारा नाम नहीं लेंगे, आपको हमारा नाम और हमारी जगह बदलनी होगी, तो जो मन से मैं नाम बनाता हूँ मुझे आगे ध्यान नहीं रहता। अभी मैं आपको बता दूँ इनकी कहानी किसने मुझे भेजी है, उसका फ़ोन नंबर भी याद है मुझे। हाँ, लेकिन संदीप, ठीक है। छोटे वाले ने अंदर से ये बोला कि संदीप यहाँ से चला जा, मैं दरवाज़ा नहीं खोल रहा, मुझे कुछ काम करना है, तू यहाँ से चला जा। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसे कि कहते हैं ना कि मीठे पर, परफ्यूम पर, इत्र पर या खुली दूध दही, ठीक है, इन पर इनका ना बस नहीं चलता, ये ना चाहते हुए भी आ जाते हैं। बड़े वाले ने ट्राई करने के चक्कर में अपने कमरे से एक परफ्यूम की बोतल लाया और गलती से उसके हाथ से छूट गई छोटे वाले के कमरे के आगे। रात में तकरीबन ये 12 साढ़े 12 का टाइम है। माँ से ये कह दिया था कि मैं कल सुबह जाकर ये सामान वापस कराऊंगा, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो चला गया अपने कमरे में।
बड़े वाले ने अपने कमरे से एक परफ्यूम की बोतल लाकर वहां गलती से छोड़ दी और जैसे ही वो गिरी, माँ और पिता की आवाज आई कि अरे क्या हो गया, अब क्या तुम सोते नहीं हो? अरे नहीं मम्मी, वो परफ्यूम की बोतल थी, वो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, सो जा बेटा। ठीक है मम्मी। छोटे वाले ने हल्का सा धीरे से दरवाजा खोला और जैसे जानवर नहीं सूंघते उस तरह से जमीन को सूंघता हुआ धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रहा है। कॉरिडोर में अंधेरा है। दूर खड़ी बहन देख रही है ये कि ये क्या कर रहे हैं भैया, और जो बड़ा वाला है ये निडर खड़ा है, दोनों हाथ पीछे कर रखे हैं, बड़े आराम से खड़ा होकर उसे देख रहा है कि हाँ, जो मुझे लग रहा था ये वो है। हमारे घर में किसी का स्वागत हो चुका है और ये कौन है ये भी पता चल जाएगा। उसने एकदम से भाई के इस तरह से बाल पकड़े और क्या बोलता है कि नाम बता, और जिस हाथ से पकड़ा ना इसने, वो भैरव बाबा का धागा उसी में बंध रहा है। भाई साहब उसने इतने आराम से सब कुछ बता दिया, मेरा नाम ये है, मैं फलाने गांव का हूं, मैं शादी में आया था, कुएं में गिर चुका था, सब कुछ बता दिया उसने। यहां कैसे आया, भेजा था, किसने भेजा था? एक मिनट, आगे क्या हुआ पता लगेगा अगले भाग में। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। मैं हर बार बोलता हूं कि मेरी कहानियों पर आप भरोसा करिए या नहीं करिए, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% भरोसा करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि अंधविश्वास है, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये सिर्फ समय बिताने के लिए सुनने में अच्छी लगती हैं, तो अभी तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है जब आप किसी की कहानी सुन रहे हो मनगढ़ंत। कैसा लगेगा आपको जब मैं आपकी कहानी सुनाऊंगा सच्ची वाली? क्योंकि शायद आपको इसके आगे वाले भाग में जो होगा उससे एक अंदाजा तो हो जाएगा कि जो लोग बोलते हैं ना कि इस तरह की शक्तियां, प्रेत आत्माएं गांव में होती हैं, जहां शहर में इतने सारे लोग हैं, भीड़ है, लाइट है, यहां नहीं होते। ऐसा किसने डिसाइड किया? कौन उड़ाता है ऐसी बातें? और ये जो रात में भूत प्रेत आत्मा ढूंढने निकल जाते हैं लोग, तुम्हारे को दिन में भी दिख सकते हैं। सच्ची बता रहा हूं, ये फालतू के ड्रामे बंद करा जाए। जिन शक्तियों का आप मजाक बना रहे हो, इन्हें पल भर का समय लगेगा और शायद उससे भी कम। पूरी जिंदगी के लिए मजाक बना देते हैं ये। आप हनुमान चालीसा में ना शुरू भी करने की जब तक सोचोगे उतनी देर में तो खेल करके निकल जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।